वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर शुरू हो चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे हमसे बात करेंगे एनर्जी, जो कि एक इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है या की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा हम बात करेंगे हेल्थ की, जो की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सोर्स, इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला उसमें है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे आप प्राइमरी लेवल की बात करो, प्राइमरी लेवल में भी एनर्जी चाहिए, ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए। सेकेंडरी में आपको चाहिए फैक्ट्रीज वगैरह रन करने के लिए, और टर्सरी में कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से एनर्जी तीनों सेक्टर में हमें काम आती है, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो। ठीक, अब आते हैं कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल सोर्सेज का क्या मतलब होता है? ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका सेल परचेज होता है। तो ऐसे कौन कौन से एनर्जी हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। कोयला, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम, ये चार ऐसे सोर्सेज हैं जिनका खरीदारी और बिकना दोनों होता है, यानी कि सेल और परचेज दोनों होता है। नॉन कॉमर्शियल क्या होते हैं? नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका कोई भी मार्केट नहीं है, जो बिना मार्केट के, बिना पैसे के मिल जाते हैं। लाइक आपका फायरवुड, यानी कि लकड़ियां, जंगल में लकड़ियां जो गिरी पड़ी होती हैं, वो आपने नहीं देखा होगा, बट पुराने समय में लोग उसको लेकर आते थे और उससे घर का अपना चूल्हा जलाते थे। ठीक, दूसरा क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो फसल काटने के बाद जो वेस्ट निकलता है। जैसे आपने मान लीजिए कि गेहूं काट लिया, तो उसका जो पौधा है, वो पौधे को सुखवा कर लोग उसको, उससे भी लोग घरों में खाना बनाते थे। एग्रीकल्चरल वेस्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट आपने देखा होगा, काउ डंग बनाकर भी लोग उसको खाना बनाने का काम करते हैं गाँव में। अब थोड़ा कम पॉपुलर हो रहा, बट कहीं ना कहीं पहले इनका यूज बहुत ज्यादा होता था। तो ये नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज थे जो बिना पैसे के आते थे, जिनकी खरीद फरोख्त नहीं होती है। अब आते हैं हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है? जो पारंपरिक तौर से कई वर्षों से हम यूज करते आ रहे हैं, कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चार क्या हैं? ये हैं, पहला है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो वह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एक्सेट्रा। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा नॉन कन्वेंशनल को। पहला ये कन्वेंशनल सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज मैंने आपको बताया चार, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। नंबर एक, कोल। कोल, इंडिया एक रिच प्रोडक्शन कंट्री है कोल का। इंडिया में अच्छा खासा कोल प्रोड्यूस होता है। 1950-51 में लगभग 328 लाख टन कोल का प्रोडक्शन होता था, जो कि 2015-16 में लगभग 6,380 लाख टन का प्रोडक्शन हो रहा है कोल का। ठीक है, अच्छा खासा प्रोडक्शन कोल का भारत कर रहा है। इंडिया में जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है, उसका 67% एनर्जी सिर्फ कोल से आता है। तो ध्यान रखिएगा कोल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में। लगभग इंडिया के पास अभी भी 315.14 बिलियन टन का कोल रिजर्व बना हुआ है। बट जिस तरीके से हम कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा रिजर्व, क्योंकि कोल बनने में कई लाखों वर्ष का समय लगता है। तो इतनी आसानी से बनने वाले भी नहीं है ये सब। नेक्स्ट है आपका, इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं कोल के, वो कौन कौन है? थर्मल पावर स्टेशंस, जहां पे थर्मल पावर स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स, स्टील प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, रेलवेज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और ईंट बनाने की भट्टियों में कोयले का यूज होता है।
तो ये इंडिया के मेन कंज्यूमर्स हैं कोल के, जिसमें से सबसे मेन कंज्यूमर है थर्मल पावर स्टेशन, जहां पे थर्मल पावर स्टेशन मतलब जहां पे कोयले को जलाकर उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं। मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, उन मशीनों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद रेलवे प्रोड्यूसर था, बट रेलवे अपने आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा कोल की डिमांड कम कर रहा है पहले की तुलना में, बट बाकी जगहों पे कोल की डिमांड ठीक ठाक अभी भी है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में प्रोडक्शन भी स्टैग्नेंट हालत में, मतलब कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। कोल प्रोडक्शन आप देखो तो कोल प्रोडक्शन तो काफी बढ़ गया, लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोलियम की तो लगभग 36 से 38 मिलियन टन का प्रोडक्शन 2010 से 2017 तक है। बीच में 7 सालों की गैप में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन कंजम्पशन हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है, प्रोडक्शन वहीं रह जा रहा है। तो इसी वजह से हमको एक अच्छा खासा बल्क में इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोलियम का। तो जो भारत का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम पे हम खर्च करते हैं इंपोर्ट में। नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस बाई प्रोडक्ट है किसका? क्रूड ऑयल का, जिससे पेट्रोलियम बनता है, उन्हीं से हमारा गैस भी बनते हैं। अब देखो इंडिया में मेन रिजर्व्स क्या हैं? मेन रिजर्व हैं मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। और गैस का यूज अगर देखो तो आज के डेट में हर घर में गैस का यूज है। एलपीजी के फॉर्म में हम गैस का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के 3 मेन तरीके होते हैं। थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में जिनमें कोयले को जलाकर प्रोडक्शन किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन में क्या होता है? पानी से लाइट बनाते हैं। आपने देखा होगा नदियों के बीच में बांध बना देते हैं, उस पर टरबाइन घूमता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। नेक्स्ट है एटॉमिक पावर स्टेशन। एटॉमिक पावर स्टेशन क्या होते हैं? जहां पर एटॉमिक यानी कि यूरेनियम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो भारत समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, भारत अपने आप को थर्मल पावर स्टेशन की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में कोयले का एक अच्छा खासा रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो जो पहले हमने पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्सेज, उनको आप नॉन रिन्यूएबल भी समझ सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो एक बार बनेगा फिर खत्म हो जाएगा। उसमें से अपने कोल पढ़ा, तो कोल क्या था? नॉन रिन्यूएबल था, वो रिन्यू नहीं हो सकता। रिन्यू होने में उसके लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है। अब जो आप पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, वो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब जो अगले दिन फिर रेडी हो जाएंगे, ठीक है, या कुछ समय के बाद फिर रेडी हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? सनलाइट से कुछ प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स फोटोवोल्ट प्लेट होती हैं, फोटोवोल्ट प्लेट बोलते हैं उनको। वो प्लेट लाइट को ऑब्जर्व करती हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। दूसरा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का मतलब जो ये हवा चलती है, इन हवाओं में चलने से कुछ बड़ी बड़ी फैन लगा दिए जाते हैं, और जो फैन जब फैन को मूव करते हैं, मतलब फैन चलते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। इनको हम बोलते हैं पवन चक्की, ठीक है। आपको मैं ये वीडियो मतलब वो दिखा दूंगा पवन चक्की कैसे काम करती है, वीडियो में रहेगा, आपके उसमें स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ये पवन एनर्जी, ये जो पवन चक्कियां होती है, ये जब हवा चलने के साथ मूव करती, घूमती हैं, तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका बायोमास। बायोमास का मतलब आपने गोबर गैस सुना होगा, ठीक है। एनिमल वेस्टेज को इकट्ठा करके और उनसे बायोमास एनर्जी क्रिएट किया जाता है। ये बहुत ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम बहुत कम कॉस्ट में ये क्रिएट हो जाता है, और अगर हर आदमी ये करने लगे तो सरकार का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। तो बायोमास एनर्जी का मतलब होता है बायोफ्यूल्स उसको बोलते हैं। बायोफ्यूल्स का मतलब हो गया कि जैसे आपका कुछ जेट्रोफा से डीजल बनाते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे बायोमास का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक तरीके से हम एनर्जी क्रिएट करें, तो जिसमें आपको गोबर गैस सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। फिर है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब होता है अर्थ और थर्मल मतलब हीट। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब देखो धरती में से हरदम हीट निकलता रहता है, धरती के सरफेस पे हमेशा हीट होता है, तो उस हीट का यूज करके एनर्जी बनाई जाती है, ठीक।
अब ये एनर्जी खत्म, हीट तो खत्म नहीं होता, रोज धरती से हीट निकल रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लास्ट है आपका एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स एज वेल एज ग्रेडियंट ऑफ ओवरसीज। आपके जो ओशियंस में टाइड्स वगैरह आते हैं या वेव जो आती हैं, उन वेव से भी काफी एनर्जी क्रिएट होता है और उस एनर्जी को इकट्ठा करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी जो आपने पढ़े हैं ये क्या है, रिन्यूएबल, यानी कि जो फिर से रिन्यू हो सकते हैं। सोलर एनर्जी आपका पर डे सन राइज होगा, ये सोलर एनर्जी मिलेगी आपको। विंड एनर्जी, हवा ऐसा तो नहीं कि आज चलेगा कल नहीं चलेगा। ठीक है, बायोमास, ऐसा तो है नहीं कि गोबर गैस आज आपने बना दिया तो कल गोबर नहीं मिलेगा। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ में हीट हमेशा रहेगा। ठीक जी, एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स, ठीक है, ओशियंस की टाइड्स, एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स एज वेल एज ग्रेडियंट ऑफ ओवरसीज। ठीक है, तो जो टाइड्स से या वेव से ओशियन के एनर्जी बनती है वो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक सोर्सेज, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो इसमें भी हमने आपको एनर्जी समझा दिया। ठीक है, आने वाली वीडियोज में हम क्या चैलेंजेस हैं एनर्जी क्रिएशन में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यही बाइंड अप कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, जय हिंद।